हेलो एसी टेक्नीशियंस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको सिस्टमाइज़र के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि जामिल के एचवीएसी यूनिट में लगा होता है। जो 3 फेज़ का जो यूनिट है उसमें लगा होता है, जो पैकेज यूनिट हो चाहे एसएसयू यूनिट हो उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है सिस्टमाइज़र, और ये कैसे काम करता है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका वायरिंग कैसे होता है, बहुत ही कम वीडियो मिलेगा, चाहे मिलेगा ही नहीं सिस्टमाइज़र के ऊपर आपको पूरे यूट्यूब में। और बहुत सारे जो टेक्नीशियन जो कि अब्रॉड में रहते हैं और जामिल के यूनिट में सिस्टमाइज़र देख लेते हैं तो सोचते हैं ये क्या ही चीज़ है भाई और कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जामिल का एक डायग्राम है। ये आप देखेंगे तो ये डायग्राम जो है ये सिस्टमाइज़र का है। ये वाला जो लगा हुआ है ये सिस्टमाइज़र का है। अब आप इसमें देखेंगे ये लॉकआउट का, लॉकआउट 1 लॉकआउट 2, इसमें दो जो है कंप्रेसर जो है ऑपरेट करा सकते हैं, चाहे दो सर्किट ऑपरेट करा सकते हैं, इसीलिए लॉकआउट 1 लॉकआउट 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वो थोड़ा सा उसमें दिखेगा नहीं, हम चलिए वायरिंग डायग्राम पे ही बात कर लेते हैं। ये रहा वायरिंग। ठीक है, पूरा जूम करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देखेंगे एक नंबर दिया हुआ है इस बोर्ड में, दो नंबर दिया हुआ है 4A 5A और 6A दिया हुआ है। इधर Y1 Y2 4B और 5B और 6B दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ LLS दिया हुआ है, J1 दिया हुआ है, J2 दिया हुआ है, इस तरीके के नंबर दिए हुए हैं। तो LLS क्या है, लीड लैग स्विच होता है, जो कि आपको उसमें लगा होता है कि आपको बोर्ड में लगा होता है, जो कि आपको जो है आपका कंप्रेसर 1 पहले स्टार्ट करना है, कंप्रेसर 2 स्टार्ट करना है, या फिर रोटेशन में रखना है, इस तरीके का होता है। और J1 और J2 में होता है टाइमर होता है, और पम्प डाउन का टाइमर होता है। ठीक है, कितने देर में आपको यूनिट को पम्प डाउन कराना है, ठीक है, कितने सेकंड में वहाँ से पम्प डाउन कराना है। तो इस तरीके का होता है, जब भी पम्प डाउन होगा तो उसमें टाइमर होता है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे लॉकआउट और लॉकआउट 1 लॉकआउट 2, लॉकआउट 1 लॉकआउट 2 क्या है, अगर सर्किट 1 आपका लॉकआउट हो जाएगा यानी ट्रिप हो जाएगा किसी वजह से, तो ये लॉकआउट मोड में चला जाएगा। लॉकआउट मोड में जाने के बाद क्या होगा कि आपका सिस्टम जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप सिस्टम को पूरा मेन ब्रेकर से रिसेट नहीं करते, तब तक जो है ये जो है लॉकआउट जाएगा नहीं, तब तक ये आपका अगला सिस्टम काम करेगा नहीं। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका ये बोर्ड जो है सिस्टम को आपको लॉकआउट मोड में डाल देता है, जिसका इंडिकेशन यहाँ पे आता है लॉकआउट 1 करके। ये पावर का इंडिकेशन है जो कि ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 1 और नंबर 2। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 वायर है ये आपको आता है 24 वोल्टेज। याद रखिए ये जो भी वोल्टेज ऑपरेट होता है ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और ये कहाँ से आता है, सीधा ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ सीधा ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट यहाँ पे 1 और 2 पे 24 दे दिया जाता है। ठीक है, ये मेन पावर सप्लाई है। जब 1 2 और देंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4A दिया हुआ है, 5A और 6A, ये सर्किट 1 का दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किट 1 का दिया हुआ, सर्किट 1 ऑपरेट कराने के लिए ये सारी चीज़ें यूज करनी होती है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए Y1 और Y2 दिया हुआ। Y1 Y2 किस लिए दिया हुआ है, जो कि आपको थर्मोस्टेट से Y1 Y2 आता है, थर्मोस्टेट से Y1 Y2 निकालेंगे और यहाँ पे आके कनेक्ट कर देंगे। अब आते हैं हम 4A और 5A पे। 4A क्या दिया हुआ है, टू FR1 मतलब फॉल्टी रिले के लिए दिया हुआ है, या फॉल्टी इंडिकेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आप आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है कुछ भी, तो यहाँ से आप कुछ भी इंडिकेशन दे सकते हैं, जिससे या रिले लगा के दे सकते हैं, जिससे आपका रिले एक्टिव होगा और आपको फॉल्ट इंडिकेशन का जो बल्ब लगा होता है वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चाहे येलो का लगा सकते हैं, चाहे रेड का, जो भी आपको कलर में लगाना है फॉल्ट इंडिकेशन के लिए, वो यहाँ से 4A से कमांड दे के लगा सकते हैं। और 5A पे आते हैं। 5A क्या है, 5A जो है PDSR, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, ये आपको पम्प डाउन सोलनॉइड रिले को ऑपरेट कराने के लिए लगा सकते हैं, चाहे पम्प डाउन सोलनॉइड डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से आपको पम्प डाउन सोलनॉइड के लिए, जैसे पम्प डाउन सोलनॉइड वॉल है उसमें दो वायर होते हैं, जो कि पहला रहेगा आपको एक तो कॉमन रहेगा, कहीं से भी न्यूट्रल दे सकती है, कॉमन दे दीजिए कहीं भी, और दूसरा यहाँ से पॉजिटिव का जाएगा 5A से, यहाँ से निकल के दूसरे को दे दीजिए, तो आपका क्या होगा, सोलनॉइड एक्टिवेट हो जाएगा। सोलनॉइड यहाँ से ऑपरेट कराने के, अगर आपके सिस्टम में सोलनॉइड दिया हुआ है तो आपको 5A का यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं 6A पे। मैं एक सर्किट का बता रहा हूँ, दूसरे सर्किट का भी सेम है, आपको सेम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 6A पे। 6A पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सेफ्टी डिवाइस लगा है। 6A से पावर जो आउट होता है, जैसे Y1 पे आ गया, Y1 से कमांड आया, फिर Y1 से आपको जाएगा 6A पे। 6A से आपका कमांड आउट होने के बाद आपको कहाँ पे लेके जाना है, आपको
कूलिंग रिले यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको कॉन्टेक्टर पे सीधा लेके जा सकते हैं। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्लो दिख रहा है चाहे कम दिख रहा है तो मैं एक वायरिंग डायग्राम बनाया हूँ अपने मन से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो वायरिंग डायग्राम बनाया है, सिस्टमाइज़र वायरिंग। ये जो वायरिंग डायग्राम मैंने बनाया है, इससे कंप्रेसर को कैसे चालू करना है या कैसे ऑपरेट कराना है, इससे हमको इजीली पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था 1-2 पावर सप्लाई के लिए, 4A फॉल्ट इंडिकेशन के लिए, 5A लगाया था मैंने सोलनॉइड के इंडिकेशन के लिए, सोलनॉइड को ऑपरेट कराने के लिए, या सोलनॉइड रिले लगा सकते हैं, चाहे सोलनॉइड को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। याद रखिए जब भी यहाँ से दे रहे हैं पावर सप्लाई सोलनॉइड को डायरेक्ट, तो याद रखें आपको 24 ही वोल्टेज आउट होगा। 6A जो है हमारा Y1 जब आएगा थर्मोस्टेट से, तो Y1 से हमारा ये 4A 5A 6A ये सिस्टम 1 को ऑपरेट कराता है। तो फिर जाके हमारा 6A से पावर सप्लाई आउट होगा, 24 आउट होगा, याद रखिए कभी भी यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे आप इसके बीच में सेफ्टी डिवाइस लगा सकते हैं। सेफ्टी डिवाइस लगा के आप कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं। जब कॉन्टेक्टर चालू होगा तो आपका क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो आपका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम में। तो ये कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 6A से कमांड यहाँ से निकला, यहाँ से आप बीच में लगा दिया आपने LPS लगा दिया, लो प्रेशर स्विच। ठीक है, उसके बाद से आपने SPS लगा दिया। याद रखें चाहे लो प्रेशर स्विच हो चाहे हाई प्रेशर स्विच हो, ये स्विच लगा दिए। HB भी लगा दिया आपने बीच में, और इसके बीच में आपने ओवरलोड लगाना है तो ओवरलोड लगा सकते हैं, या SSPS भी लगाना है तो SSPS भी लगा सकते हैं। जितने भी सेफ्टी डिवाइस लगाने हैं इसके बीच में लगा सकते हैं आपको। उसके बाद से आपको कॉन्टेक्टर के A1 चाहे A2 किसी पे भी दे सकते हैं। इसमें मैंने A1 के कॉइल पे दिया हुआ, तो ये आप ये कॉइल पे 24 वोल्टेज देना होता है। याद रखें इधर से 24 निकल रहा है तो आपका कॉन्टेक्टर है, ये कॉइल वोल्टेज 24 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आया आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको मेन पावर सप्लाई जा रहा है, मेन जा रहा है जो कि आपको कंप्रेसर को ऑपरेट कराने के लिए जितना भी पावर सप्लाई चाहिए, 440 चाहिए, 220 चाहिए, 380 चाहिए, वट एवर जो भी पावर सप्लाई चाहिए। फेज 3 में तो 220 नहीं आएगा, 223 फेस आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या किया, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए आप यहाँ से 6A से लेके पूरा सेफ्टी डिवाइस को लेके आपने A1 को कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करा दिया। A2 पे क्या है, न्यूट्रल या नेगेटिव या कॉमन का वायर डायरेक्ट आपको A2 पे दे देना है। कहीं से भी आप थर्मोस्टेट के कॉमन दे सकते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर का कॉमन दे सकते हैं, कहीं से भी एक कॉमन का वायर यहाँ से दे देना है। ठीक है, उसके बाद से आपका कंप्रेसर का वायर यहाँ से निकलेगा कॉन्टेक्टर के दूसरे तरफ से, और कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सिस्टमाइज़र की वायरिंग होती है, और इस तरीके से आपका जो है यूनिट ऑपरेट होता है। जब भी आप सिस्टमाइज़र यूज कर रहे हैं तो चाहे सिस्टमाइज़र की वायरिंग कैसे करनी है तो भी आप इस तरीके से देख के कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और मेरा जो है मोटिव था कि आपको सिस्टमाइज़र कैसे काम करता है ये आपको चीज़ें समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप जामिल के यूनिट में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।